वेलकम टू द 18 डे चैलेंज जिसमें हम पीटर बैरी की लेजेंडरी बुक बिगिनिंग थ्योरी को स्टेप बाय स्टेप डीकोड करेंगे। नमस्कार दोस्तों, अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर लिटरेरी थ्योरी को डीपली समझना चाहते हैं, तो ये सीरीज आपके लिए एक गेम चेंजर होने वाली है। क्या आप कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी लिटरेरी थ्योरी का क्या मतलब है? लिबरल ह्यूमनिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म, ये सब कॉन्सेप्ट एक बार समझ आए तो कभी भूलेंगे नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये चैलेंज आपको लिटरेरी थ्योरी को अप्लाई करना भी सिखाएगा। 18 डेज, 18 वीडियोस, एक स्ट्रक्चर्ड प्लान जो लिटरेरी थ्योरी को आसान बनाएगा। तो अगर आप रेडी हैं एक डीप डाइव के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, जिसमें हम समझेंगे लिबरल ह्यूमनिज्म, एक ऐसी अप्रोच जिसने लिटरेचर को एक नया पर्सपेक्टिव दिया। अगर आप लिटरेचर एंथुसियास्ट हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर लिटरेरी क्रिटिसिज्म और इंग्लिश स्टडीज में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। आज के सेशन में हम कवर करेंगे लिबरल ह्यूमनिज्म क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इंग्लिश स्टडीज का डेवलपमेंट, लिबरल ह्यूमनिज्म के 10 की प्रिंसिपल्स व्हिच वाज गिवन बाय पीटर बेरी, जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म का फाउंडेशन है। आई ए रिचर्ड्स, विलियम एम्सन एंड एफ आर लुइस जैसे इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स की कंट्रीब्यूशंस, उनके वर्क्स और उनके बारे में पढ़ेंगे। क्रिटिसिज्म और चैलेंज, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का इम्पैक्ट और लिबरल ह्यूमनिज्म के साथ इसका कॉन्ट्रास्टिंग व्यू कैसा है। एंड में मैं आपको दूंगा एक एक्स्ट्रा बोनस सेक्शन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसे मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा, विच विल इनहांस योर पर्सपेक्टिव्स। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे लिबरल ह्यूमनिज्म ने लिटरेचर को एक टाइमलेस और यूनिवर्सल अप्रोच से डिफाइन किया। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ लिबरल ह्यूमनिज्म, जिसमें इंग्लिश स्टडीज का डेवलपमेंट होता है। 1828 में इंग्लिश लिटरेचर पहली बार स्कूल करिकुलम का पार्ट बनती है। 1829 में थॉमस डेल को पहला प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश अपॉइंट किया गया। 1880 से लेकर 1890s लिटरेचर को मॉरल और एथिकल रिफाइनमेंट का एक टूल माना गया। वहीं 1920 से 30 तक कैम्ब्रिज स्कूल के स्कॉलर्स जैसे आई ए रिचर्ड्स और एफ आर ल्यूइस ने क्लोज रीडिंग और इंट्रिंसिक वैल्यू पर फोकस किया। Why English studies became important? ब्रिटिश एम्पायर के एक्सपेंशन के दौरान इंग्लिश लिटरेचर को एक सिविलाइजिंग फोर्स माना गया। लिटरेचर को यूनिवर्सैलिटी और टाइमलेस वैल्यूज का सोर्स समझा गया। स्कॉलर्स का मानना था कि लिटरेचर को इंटेलेक्चुअल रिफाइनमेंट और मोरल वैल्यूज डेवलप करने का एक पावरफुल टूल बनाया जाए। फिर वहां आते हैं 10 टेनेट्स ऑफ लिबरल ह्यूमनिज्म, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पीटर बेरी की इस बुक का। पीटर बेरी के मुताबिक लिबरल ह्यूमनिज्म के 10 की प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि वो 10 ऐसे फ्रेमवर्क जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म का पूरा मॉड्यूल तैयार करते हैं। पीटर बेरी ने अपनी किताब बिगिनिंग थ्योरी में लिबरल ह्यूमनिज्म के 10 कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। ये टेनेट्स लिटरेचर के एनालिसिस का एक फाउंडेशन तय करते हैं, तो इन्हें डिटेल में समझने के लिए साथ ही साथ एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। पहला जो टेनेट है वो है लिटरेचर टाइमलेस होता है। लिटरेचर इज टाइमलेस। एक अच्छा लिटरेरी वर्क यूनिवर्सल ट्रुथ्स और ह्यूमन इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता है। लिटरेचर सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का रिफ्लेक्शन नहीं होता, बल्कि हर जनरेशन के लोग उससे रिलेट कर सकते हैं। जैसे विलियम शेक्सपियर के प्लेज हैमलेट, मैकबेथ और रोमियो एंड जूलियट हर समय रेलेवेंट रहते हैं। रोमियो एंड जूलियट सिर्फ एक पुरानी लव स्टोरी नहीं है, बल्कि लव, हेट और फेट जैसे यूनिवर्सल थीम्स को एक्सप्लोर करते हैं, जो आज भी लोग एक्सपीरियंस करते हैं। टेक्स्ट का अपना एक मीनिंग होता है, दैट इज द सेकंड टेनेट। टेक्स्ट हैज इट्स ओन इंट्रिंसिक मीनिंग, यानी कि यहाँ पर ऑथर के इंटेंशंस मैटर नहीं करते। एक लिटरेरी टेक्स्ट का मीनिंग इंडिपेंडेंट होता है। ऑथर की पर्सनल लाइफ, हिस्ट्री या इंटेंशंस मैटर नहीं करती, बस टेक्स्ट पर फोकस करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर जॉन कीट्स की पोएम ले लो, ओड टू अ नाइटिंगेल। अगर हम कीट्स की लाइफ देखें तो हमें पता चलेगा कि वो बीमारी और दुख से गुजर रहे थे। तो लिबरल ह्यूमनिज्म के मुताबिक हमें सिर्फ पोएम के वर्ड्स, टेक्स्ट और जो इमेजरी, सिंबलिज्म, मीटर, राइम पर फोकस करना चाहिए, ना कि पोइट की पर्सनल लाइफ पे। थर्ड वाज क्लोज रीडिंग, जो कि बहुत जरूरी है। लिटरेचर का एनालिसिस सिर्फ टेक्स्ट के वर्ड्स, स्ट्रक्चर और लैंग्वेज के बेसिस पर करना चाहिए, बिना किसी हिस्टोरिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट को कंसिडर किए हुए। टीएस इलियट की पोएम द वेस्टलैंड, इस पोएम का मीनिंग सिर्फ टेक्स्ट को क्लोजली एनालाइज करके ही समझना चाहिए, ना कि एलियट की पर्सनल लाइफ या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बेसिस पर। तो बेसिकली क्लोज रीडिंग रिलेटेड है, जो टेक्स्ट पेज पर लिखा हुआ है, सिर्फ उसके स्ट्रक्चर्स, उसकी लैंग्वेज, उसका सिंबलिज्म, इमेजरी एंड ऑल फीचर्स जो पेज पर है उसके बारे में बात की जाए, ना कि उसे किसने लिखा, किस पीरियड में लिखा और क्यों लिखा। ह्यूमन नेचर चेंज नहीं होती, दिस इज द फोर्थ टेनेट। ह्यूमन नेचर इज कांस्टेंट। इंसानी फीलिंग्स, इमोशंस और रिएक्शंस यूनिवर्सल और टाइमलेस होते हैं।
चाहे ज़माना कोई भी हो, इंसान प्यार, दुःख, जेलसी, एम्बिशन जैसे इमोशंस हमेशा फ़ील करता है। एग्जाम्पल के तौर पर सोफोक्लेस के प्ले एडिपस रेक्स जो 5th सेंचुरी बीसी में लिखा गया था, इस प्ले का मेन थीम फेट वर्सेस फ्री विल है। आज भी लोग यही क्वेश्चन करते हैं कि क्या हमारी लाइफ डेस्टिनी से डिसाइड होती है या हमारे एक्शन से। एमिली ब्रोंटे का नोवेल वुदरिंग हाइट्स, इस नोवेल में रिवेंज और पैशनेट लव दिखाया गया है जो आज भी लोग एक्सपीरियंस करते हैं और उसके पीछे पागल है। फिफ्थ टेनेट वाज लिटरेचर में इंडिविजुअलिटी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि हर लिटरेरी वर्क राइटर की इंडिविजुअल क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी का एक्सप्रेशन होता है। एक अच्छा राइटर अपनी यूनिक स्टाइल और विजन के थ्रू कुछ नया कंट्रीब्यूट करता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वर्जीनिया वुल्फ का टू द लाइट हाउस देख लो। वुल्फ ने अपनी नोवेल में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज किया, जो उस वक्त का एक इनोवेटिव स्टाइल था। जेम्स जॉयस का उलिसिस देख लो। जॉयस ने लैंग्वेज और नैरेटिव स्टाइल में एक्सपेरिमेंट किए जो उसकी इंडिविजुअलिटी को दिखाता है। दैट मीन्स लिटरेचर कंसिडर्ड टू बी एन इंडिविजुअल वर्क। द सिक्स्थ वॉज लिटरेचर का मकसद सिर्फ मॉरल टीचिंग नहीं है। द मीनिंग वॉज लिटरेचर का पर्पज सिर्फ लेसन देना नहीं होता बल्कि एक्सपीरियंस और आर्टिस्टिक ब्यूटी प्रोवाइड करना भी होता है। हर लिटरेचर वर्क का एक एस्थेटिक और इमोशनल इम्पैक्ट होता है जो सिर्फ मॉरलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर ऑस्कर वाइल्ड का प्ले द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। वाइल्ड के मुताबिक ऑल आर्ट इज क्वाइट यूजलेस, यानी आर्ट का पर्पज सिर्फ मॉरल लेसन देना नहीं है बल्कि ब्यूटी और एक्सपीरियंस देना है। द सेवेंथ वन इज फॉर्म और कंटेंट का बैलेंस जरूरी है। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन फॉर्म एंड कंटेंट एंड दे शुड हेल्प ईच अदर। एक अच्छी लिटरेरी वर्क में फॉर्म और कंटेंट दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब स्टोरी अच्छी हो मगर उसका प्रेजेंटेशन वीक अगर हो जाए तो इम्पैक्ट कम हो जाता है। इसका मतलब है कि अच्छी स्टोरी के साथ साथ उसका अच्छा प्रेजेंटेशन भी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल शेक्सपियर के सोनेट्स देख लो। इन द फॉर्म आयम्बिक पेंटामीटर, राइमिंग स्कीम और कंटेंट जैसे डीप इमोशंस और फिलोसफी, दोनों का परफेक्ट बैलेंस है। टीएस इलियट की पोएट्री कॉम्प्लेक्स और फ्रेगमेंटेड फॉर्म में लिखी गई है जो उसके मॉडर्निस्ट थीम्स को और पावरफुल बनाती है। सो द रिप्रेजेंटेशन एंड द कंटेंट एंड द फॉर्मेट मस्ट बी बैलेंस्ड। एट्थ टेनेट वाज सिंसियरिटी और ट्रुथफुलनेस लिटरेरी राइटिंग में इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है लिटरेचर तभी वैल्यूबल होता है जब वो ऑनेस्ट और ऑथेंटिक हो। राइटर को अपनी सच्चाई और ओरिजिनलिटी को एक्सप्रेस करना आना चाहिए, ना कि सिर्फ पॉपुलर ट्रेंड्स को फॉलो करना चाहिए। एग्जाम्पल अगर हम लें तो जॉर्ज ऑरवेल का 1984। ऑरवेल ने इस नोवेल में एक डिस्टोपियन सोसाइटी का सच दिखाया जो पॉलिटिकल मैनिपुलेशन और टोटलिटेरियनिज्म के डेंजर को एक्सपोज करता है। अब इन टर्म्स का मतलब हम किन्हीं और लेक्चर्स में समझ लेंगे। सिल्विया प्लेथ की पोइट्री जो कि काफी ज्यादा हार्श, डीप एंड फ्रेगमेंटेड होती है। प्लेथ की पोइट्री डीपली पर्सनल है और मेंटल इलनेस और डिप्रेशन की सच्चाई को ऑनेस्टली रिफ्लेक्ट करती है बिकॉज उन्होंने ये सब एक्सपीरियंस किया था। दैट इज रिप्रेजेंटेड इन देयर राइटिंग्स। इसी को कहते हैं सिंसियरिटी एंड ट्रूथफुलनेस इन अ लिटरेरी वर्क। नाइन्थ वाज शो, डोंट टेल द रूल। लिटरेचर को डायरेक्टली प्रीच नहीं करना चाहिए बल्कि सिंबलिज्म, मेटाफर्स और इमेजरी के थ्रू अपनी बात कहनी चाहिए। मतलब रीडर को मीनिंग खुद समझने का चांस मिलना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर एफ स्कॉट फिट्जगराल्ड का नोवेल द ग्रेट गैट्सबी। नोवेल डायरेक्टली नहीं कहता कि अमेरिकन ड्रीम फेल हो गया है बल्कि गैट्सबी के कैरेक्टर और उसकी ट्रेजेडी एंड उसके एक्शंस एंड उसका रिजल्ट, उसके थ्रू ये मैसेज कन्वे करता है। हेमिंग्वे की राइटिंग स्टाइल देख लो। हेमिंग्वे की स्टोरी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है पर उनके डीपर मीनिंग्स हिडन होते हैं जो रीडर को खुद समझने पड़ते हैं, यानी कि हमें दिखता नहीं है। क्रिटिसिज्म इज द 10th टेनेट। लिटरेरी एनालिसिस बायस्ड नहीं होना चाहिए बल्कि ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। देयर आर टू टर्म्स, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। Subjective criticism is based upon your personal experiences and personal perception of something. Objective criticism is one which delete you from the concept and context of any perception. इसका मतलब है लिटरेचर का एनालिसिस पर्सनल ओपिनियंस या पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। बस टेक्स्ट की बेसिस पर ही जजमेंट देनी चाहिए, ना कि इस पर कि मुझे ये राइटर पसंद है या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर जॉन मिंटल का पैराडाइज लॉस्ट देख लो। लिबरल ह्यूमनिस्ट क्रिटिक इस एपिक को सिर्फ लिटरेरी क्वालिटी और थीम्स के बेसिस पर जज करेगा, ना कि रिलीजियस या पॉलिटिकल वाइज से। जेन ऑस्टिन के नॉवेल्स, एक ऑब्जेक्टिव क्रिटिक ऑस्टिन के नॉवेल्स को सिर्फ राइटिंग स्टाइल और कैरेक्टराइजेशन के बेस पर जज करेगा, ना कि सिर्फ जेंडर या क्लास पर्सपेक्टिव से। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, दैट इज की फिगर्स ऑफ लिबरल ह्यूमनिज्म। लिबरल ह्यूमनिज्म को समझने के लिए हमें एक उसके इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स को और उनके काम को डीपली एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ये क्रिटिक्स लिटरेचर के स्टडी को फाउंडेशन बनाते हैं और उसे एक स्टेज देते हैं। इन स्कॉलर्स को डिटेल में देखना जरूरी है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले थे आई ए रिचर्ड्स, 1893 टू 1979।
He was considered as the father of practical criticism. अब आई.ए. रिचर्ड्स कौन है? आई.ए. का मतलब है आइवो आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स, एक ब्रिटिश लिटरेरी क्रिटिक जो कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के पायनियर माने जाते हैं। उनका कहना था कि एक लिटरेरी टेक्स्ट का मीनिंग सिर्फ उसके अंदर ही होता है और हमें उसे समझने के लिए हिस्टोरिकल और बायोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर करना चाहिए। इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन उनका प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है। इस किताब ने एक साइंटिफिक अप्रोच इंट्रोड्यूस किया लिटरेरी स्टडीज में। ये आइडिया दिया कि सिर्फ टेक्स्ट के वर्ड्स, स्ट्रक्चर और फॉर्म पर फोकस करना चाहिए। क्लोज रीडिंग टेक्निक को पॉपुलर भी इन्होंने बनाया, जिसमें डीप टेक्सचुअल एनालिसिस किया जाता है बिना किसी एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट को इंक्लूड किए। रिचर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को बिना बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के पोइट्री पढ़वाई गई। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको 4 लाइन अगर यहाँ पर दे दूं और उसका टाइटल ना बताऊं और किसने लिखा है, कब लिखा है, ये भी ना बताऊं, जिससे पता चला कि पर्सनल बाइसेस टेक्स्ट की मीनिंग को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। इसलिए क्लोज रीडिंग को एम्फसाइज किया गया। तो अगर मैंने आपको 4 लाइन दी हुई हैं, तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से उन्हें इंटरप्रेट करेगा और यही था डिस्टॉर्शन। यानी कि अलग-अलग पर्सन विल परस्यू दैट 4 लाइन्स, दोज़ 4 लाइन्स विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। इसलिए क्लोज रीडिंग पर एम्फसाइज दिया जाना ज़रूरी है। पीटर बेरी ने रिचर्ड्स के ऊपर क्या कहा? रिचर्ड्स established the groundwork for literary criticism as an objective, analytical discipline rather than a subjective personal response. एग्जाम्पल के तौर पर जॉन कीट्स की ओड टू नाइटिंगेल की अगर हम प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के पर्सपेक्टिव से एनालिसिस करें, तो हम कीट्स के पर्सनल लाइफ, उसकी बीमारी या उसके इमोशंस को इग्नोर करेंगे। सिर्फ टेक्स्ट के अंदर जो इमेजरी, सिंबोलिज्म और पोइटिक डिवाइसेस हैं, उन्हीं का एनालिसिस होगा। आई.ए. रिचर्ड्स के हिसाब से एक अच्छा रीडर वही होता है जो अपनी बाइसेस और पर्सनल एजम्पशन हटा के सिर्फ टेक्स्ट पर फोकस करे। सेकंड की फिगर वाज विलियम एम्सन, 1906 टू 1984। एम्बिग्यूटी और मल्टीपल मीनिंग का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। विलियम एम्सन एक ऐसे क्रिटिक थे जिन्होंने बताया कि लिटरेचर एक फिक्स्ड मीनिंग नहीं देता, बल्कि एक ही टेक्स्ट के मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी 4 लाइन के बारे में बताया, और हर पर्सन उसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, अलग तरीके से परस्यू करेगा। सिमिलरली इन्होंने भी यही कहा कि एक टेक्स्ट के मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं। इनका मेजर कंट्रीब्यूशन था 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी इन 1930। ये बुक एक्सप्लेन करती है कि लिटरेरी लैंग्वेज का हर वर्ड या फ्रेज एक नहीं बल्कि कई सारे मीनिंग्स रख सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे शेक्सपियर का सोनेट 116। लिबरल ह्यूमनिस्ट इसे यूनिवर्सल लव का एक टाइमलेस एग्जाम्पल मानेंगे। एमसन कहेंगे कि इसकी लैंग्वेज एम्बिगुअस है और इसमें मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं। कुछ लोग इसे आइडियल लव का एग्जाम्पल मानेंगे, जबकि कुछ इसे एक अनरियलिस्टिक और अनअटेनेबल इमोशन मान सकते हैं। एडिशनल नोट इसमें अगर हम देखें तो ये है कि एक सिंपल वर्ड जैसे लाइट, इसका मतलब फिजिकल ब्राइटनेस, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट या इमोशनल रिलीफ हो सकता है। सब एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। इट डिपेंड्स कि जो रीडर है वो इसे किस तरीके से समझ रहा है। पीटर बेरी ने एमसन पर क्या कहा? एमसन्स वर्क opened up the idea that language is not transparent medium but a complex system capable of multiple interpretations. पीटर बेरी अपनी इस बुक में एफ आर ल्यूइस के बारे में बात करते हैं। इस चैप्टर के अंदर एफ आर ल्यूइस 1895 टू 1978, इन्होंने लिटरेचर और मॉरलिटी के बारे में बात की। एफ आर ल्यूइस एक ब्रिटिश क्रिटिक थे जिन्होंने कहा कि लिटरेचर सिर्फ एस्थेटिक प्लेजर के लिए नहीं होता, बल्कि ये मॉरलिटी और कल्चर डेवलप करने का एक टूल है। इनका मेजर कंट्रीब्यूशन था द ग्रेट ट्रेडिशन इन 1948। ये बुक डिफाइन करती है कि सिर्फ वही लिटरेचर वैल्यूएबल होती है जो मोरल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में हेल्प करे। पॉपुलर और कमर्शियल लिटरेचर को रिजेक्ट किया, सिर्फ ग्रेट लिटरेचर को प्रमोट किया। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो उन्होंने जेन ऑस्टिन, जॉर्ज एलियट, हेनरी जेम्स और जोसेफ कॉनरेड जैसे राइटर्स को कैनन का पार्ट माना, जिनके काम में डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट और मोरल सीरियसनेस नजर आती है। डीएच लॉरेंस के नॉवेल्स जैसे सन्स एंड लवर्स, ये वुमेन इन लव, इंडिविजुअल इमोशंस और मोरल कॉन्फ्लिक्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं, जिससे रीडर को सेल्फ अवेयरनेस और पर्सनल इंटीग्रिटी का एहसास होता है। पीटर बेरी ने ल्यूई पर क्या कहा? ल्यूई's approach combined literary judgment with moral seriousness, making literature an essential part of cultural development. इसके बाद हम मेनली बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में क्रिटिसिज्म ऑफ लिबरल ह्यूमनिज्म। अब देखते हैं कि कैसे मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ने लिबरल ह्यूमनिज्म के कॉन्सेप्ट्स को चैलेंज किया। मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म लिटरेचर को एक आइडियोलॉजी मानते थे। लिटरेचर सिर्फ टाइमलेस नहीं होता, बल्कि ये सोसाइटी की क्लास स्ट्रगल और आइडियोलॉजीज का रिफ्लेक्शन होता है। मार्क्सिस्ट क्रिटिक कहते हैं कि लिटरेचर एलीट क्लास की आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे चार्ल्स डिकेंस का हार्ड टाइम्स, लिबरल ह्यूमनिस्ट इसे एक मॉरल कहानी के रूप में देखेंगे। मार्क्सिस्ट क्रिटिक कहेंगे कि ये नॉवल कैपिटलिस्ट ऑपरेशन और वर्किंग क्लास के स्ट्रगल्स को डिपिक्ट करता है। इसका नोटेबल कोट टेरी ईगल्टन का है,
जिन्होंने कहा लिबरल ह्यूमनिज्म प्रेजेंट्स लिटरेचर एज एन एक्सटर्नल, इटर्नल एंड यूनिवर्सल एंटिटी, बट इन रियलिटी इट इज डीपली रूटेड इन हिस्टोरिकल एंड आइडियोलॉजिकल फोर्सेस। ये उन्होंने अपनी लिटरेरी थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन 1983 में कहा। नेक्स्ट इज फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, जो जेंडर बायस लिटरेचर के बारे में बात करता है। फेमिनिस्ट क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि लिबरल ह्यूमनिज्म सिर्फ मेल पर्सपेक्टिव्स को प्रमोट करता है। लिटरेचर हिस्टोरिकली वुमेन को सप्रेस करने का एक मीडियम रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर शार्लोट पर्किंस गिलमैन का द येलो वॉलपेपर, अ फेमस वर्क। लिबरल ह्यूमनिस्ट इसे इंडिविजुअल साइकोलॉजी का केस मानेंगे। फेमिनिस्ट क्रिटिक्स कहेंगे कि ये पेट्रियार्की के कंट्रोल और वुमेन ऑपरेशन का एक स्ट्रॉन्ग मेटाफर है। अब यहाँ नोटेबल कोट एलन शोवाल्टर का देखने को मिलता है, दैट इज liberal humanism ignores the gendered nature of literature and assumes that male experiences are representative of all human experiences। ये उन्होंने अपने बुक A Literature of Their Own में कहा 1977। Next is post-structuralist criticism. Meaning is unstable. This is the concept of post-structuralist criticism. पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं कि एक टेक्स्ट का मीनिंग फिक्स्ड नहीं होता, बल्कि ये रीडर के इंटरप्रिटेशन और डिकंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पर शेक्सपियर का हैमलेट, लिबरल ह्यूमनिस्ट इसे यूनिवर्सल ट्रेजेडी मानेंगे। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कहेंगे कि इसका मीनिंग रीडर के पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से चेंज होता रहता है। इसमें की थ्योरिस्ट हैं जो बहुत फेमस है, याक्स डेरिडा। उनका डिकंस्ट्रक्शन अप्रोच बताता है कि वर्ड्स के मीनिंग हमेशा डेपर करते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंस। रोला बार्ट्स, उनका फेमस वर्क द डेथ ऑफ द ऑथर, कहते हैं कि ऑथर की इंटेंशन से ज्यादा रीडर की इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है। पीटर बेरी ने पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पर कुछ कहा था, दैट वाज पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिक्स रिजेक्ट द नोशन ऑफ फिक्स्ड मीनिंग इन लिटरेचर एंड एम्फसाइज द रोल ऑफ रीडर इन इंटरप्रिटेशन। अगर हम कंपैरिजन भी करते हैं इन थ्योरीज का, तो हमें देखने को मिलता है कि लिबरल ह्यूमनिज्म कहता है कि टेक्स्ट का मीनिंग इंट्रिंसिक है, यूनिवर्सल ट्रुथ्स को रिप्रेजेंट करता है। वही फॉर्मलिज्म की बात अगर हम करें, दिस इज द बोनस पार्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, सो प्लीज बी फोकस्ड। फॉर्मलिज्म कहता है सिर्फ स्ट्रक्चर और फॉर्म पर फोकस करो, लैंग्वेज और स्टाइल पर फोकस करो, न कि मॉरल और एस्थेटिक वैल्यूज पर। न्यू क्रिटिसिज्म कहेगा कि टेक्स्ट के इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस और पैराडॉक्सेस को एनालाइज करो, पैराडॉक्स और आयरनी पर फोकस करो, ऑथर के इंटेंशंस इग्नोर करना और क्लोज रीडिंग पर ध्यान देना। ये लिबरल ह्यूमनिज्म के साथ इसकी सिमिलैरिटी है। डिफरेंसेस हमें यहाँ देखने को मिलते हैं कि न्यू क्रिटिसिज्म आयरनी, पैराडॉक्स और टेक्सचुअल स्ट्रक्चर को हाईलाइट करता है। वहीं अगर हम फॉर्मलिज्म की बात करें, तो सिमिलरिटी हमें लिबरल ह्यूमनिज्म के साथ देखने को मिलती है क्लोज रीडिंग और इंट्रिंसिक मीनिंग पर फोकस करने पर। फॉर्मलिज्म के साथ डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, जहां फॉर्मलिज्म साइंटिफिक और लिंग्विस्टिक एनालिसिस की बात करता है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरलिज्म के साथ कंपैरिजन करना। स्ट्रक्चरलिज्म लिटरेचर को लार्जर लिंग्विस्टिक और कल्चरल स्ट्रक्चर्स का पार्ट मानता है। ये लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स पे फोकस करता है। लिबरल ह्यूमनिज्म के साथ इसका सिमिलैरिटी ये है कि ये टेक्स्ट के अंदर ही मीनिंग ढूंढता है, लेकिन डिफरेंस भी ये है कि स्ट्रक्चरलिज्म लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर्स और पैटर्न्स को एनालाइज करता है। तो लिटरेचर किसी भी टाइम पीरियड में, किसी भी स्पेस में बदलता रहता है। पीटर बेरी ने अपनी बिगनिंग थ्योरी में कोट दिया, लिटरेचर ट्रांसेंड्स टाइम एंड स्पेस, कैप्चरिंग द एसेंस ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। आज भी डिस्पाइट नई क्रिटिकल मूवमेंट्स जैसे मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के चैलेंजेस के बाद, लिबरल ह्यूमनिज्म का फोकस इंट्रिंसिक मीनिंग और क्लोज रीडिंग लिटरेरी एनालिसिस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये अप्रोच लिटरेचर को एक प्योर आर्ट फॉर्म के रूप में समझने में मदद करता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे लिबरल ह्यूमनिज्म ने लिटरेरी क्रिटिसिज्म को एक टाइमलेस, टेक्स्ट फोकस्ड अप्रोच दी, चाहे आप क्लोज रीडिंग से लिटरेचर को समझें या उसमें इनहेरेंट एम्बिगिटीज को एक्सप्लोर करें। ये अप्रोच हमें ये सिखाता है कि लिटरेचर सिर्फ एक हिस्टोरिकल या पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल और एस्थेटिक एक्सपीरियंस है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। कमेंट्स में बताएं कि आप और कौन से टॉपिक्स पर डिटेल डिस्कशन चाहेंगे। धन्यवाद और हैप्पी स्टडिंग। वी विल मीट इन नेक्स्ट lecture. All the best for your NET examination.